अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बेटा, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, डिस्कवरीज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कोई सवालात हैं तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग ने करना है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2, बोहर एटॉमिक थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके बेस पर इस थ्योरी को नाम दिया गया है बोहर एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम है नील बोहर। ठीक है, नील बोहर ने अपने नाम पर जो इस थ्योरी को दिया बोहर एटॉमिक थ्योरी। इसने 1913 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसमें इसने हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल किया था इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए। इसीलिए इस मॉडल को क्या नाम दे दिया गया, बोहर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक पाथ होता है जिसको ऑर्बिट या शेल्स बोला जाता है। जैसे कि बेटा मैं कहूं कि ये एक एटम है, इसका सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस। अब ये पहला शेल है, पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, दूसरे शेल में स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। इन स्पेसिफिक पाथ को क्या बोला जाता है, शेल या ऑर्बिट, जिनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज वन ऑफ द ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स। क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस के करीब शेल होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, जो इसी देखें अभी मैंने कहा कि स्पेसिफिक एनर्जी होती है, तो आपको जाहिर हो गया कि मैंने स्पेसिफिक एनर्जी कैसे बताई है कि पहले शेल जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरे की पहले वाले से ज्यादा होगी, तीसरे की उससे भी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि हर एक शेल की फिक्स्ड एनर्जी है, उस फिक्स्ड एनर्जी के फिक्स्ड ऑर्बिट के फिक्स्ड एनर्जी होने की वजह से, और हर एक ऑर्बिट में बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद भी फिक्स्ड होती है। अगर मैं पहले शेल की बात करूं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल की बात करूं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगी ये मैं आपको आगे कैलकुलेशन में बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपने इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर एक शेल की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, वो शेल जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, वो शेल जो कि न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ये ना उससे ज्यादा हो सकते हैं, हाँ कम जो है, अगर हम लोग लास्ट वाले शेल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, लेकिन लास्ट से सेकंड लास्ट में कम नहीं हो सकते, उसमें फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन और फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी हो तो उस एटम को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ठीक है, यहां पर हमने शेल की डेफिनेशन कर ली है और ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम की बात कर ली है। आगे बेटा आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेल। ठीक है, कितने टाइप होते हैं शेल्स के। बेसिकली बेटा आप लोग के पास शेल के 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होती हैं, के, एल, एम और एन। जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसे के का नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है उसको एल का, उससे जो दूर होता है उसको एम का, और सबसे दूर जो होता है उसको एन का। यानी कि हमारे पास किसी भी एटम में कितने शेल्स रिवॉल्व करते हैं, 4, के, एल, एम, एन। ठीक है, पहला शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है वो के है, उससे दूर जो एल है, उससे दूर एम है, और उससे सबसे दूर जो चौथा शेल है वो एन कहलाता है। ठीक है, अब उन्हें कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसीलिए उन ऑर्बिट्स को, उन शेल्स को क्या बोला जाएगा, एनर्जी लेवल्स क्या बोला जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा शेल जो होते हैं जो न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो के होगा, फिर ठीक है उसके बाद जो दूसरा होगा उसकी भी फिक्स्ड एनर्जी होगी, सेकंड शेल जो होगा उसके डेफिनेट डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से और उसकी एनर्जी जो है वो के शेल से ज्यादा होगी, उसके आगे वाला जो होगा उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा होगी। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि जो शेल हमारे पास न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद स्पेसिफिक होती है, दूसरे वाले की एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है, तीसरे वाले की उससे भी ज्यादा होती है, और हमारे पास हर एक शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद कर लेना है, और जैसे कि शेल के नाम मैंने आपको बता दिए, के, एल, एम और एन। अच्छा बेटा, जिस तरह से शेल होते हैं इन्हीं के सब शेल होते हैं, सब शेल भी 4 ही होते हैं। ठीक है, सब शेल भी 4 ही होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अगर के है इसमें एक सब शेल होगा एस, ठीक है, एल है इसमें 2 सब शेल होंगे एस और पी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एम, एम में 2 सब शेल होते हैं बेटा एस, पी और डी। एन में 4 सब शेल होंगे एस, पी, डी और एफ। इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले शेल में एक सब शेल होता है, दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, ठीक है,
तीसरे शेल में जो है वो 3 सबशेल, जबकि चौथे शेल में कितने सबशेल होते हैं? 4। तो आप लोगों ने शेल के नाम भी याद कर लेने हैं और सब शेल के नाम भी अच्छे से और डिटेल से याद कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एनर्जी, ऑर्बिट्स और शेल्स की डेफिनेशन बताई है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम की डेफिनेशन बताई है, शेल क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब शेल क्या होते हैं, शेल सब शेल और शेल फ्रीज एनर्जी होती है। ठीक है, सब शेल कितने होते हैं, हर एक शेल में कितने सब शेल हैं। अच्छा, नीचे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, द साइज ऑफ एन एटम इज स्मॉल। एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि बेटा आप लोग देख भी नहीं सकते, लेकिन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाहिद माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए एटम को देखा जा सकता है। अच्छा बेटा, अब हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है जो मॉडर्न अप्रोच थी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है और न्यूक्लियस की पोजीशन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, और हमारे पास ये कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, और ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ कि पहले जो शेल है, जैसे मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, अब आपको कि ये इलेक्ट्रॉन यही होगा, नहीं भाई, आप जिस सेकंड इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ होगी वो सेकंड में वहां चला जाएगा, वो वहां जाएगा। तो आप इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि शेल में इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग होती है कि आप कह देते हैं मे बी कि इस इलेक्ट्रॉन में ये शेल है जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, इलेक्ट्रॉन आर लाइक चार्ज क्लाउड्स whose location अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद 100% सर्टेनली। यानी बाजू का ऐसा होता है कि आप लोग इसकी प्रोडिक्शन बता ही नहीं सकते। ऑलवेज से सारे कहते हैं दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही कम मुमकिन है, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि आप लोग ये बता सके कि न्यूक्लियस से दूर कितने पोजिशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक शेल में आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया 2n2, आपने फाइंड आउट करना है पहले शेल के इलेक्ट्रॉन। आप क्या करेंगे, n की जगह 1 लिख देंगे, 1 1 द 1 एंड 2 1 द 2। तो आपको पता चल गया पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। सेकेंड शेल की बात कर लेते हैं, अब n की जगह 2 लिख दे, 2 2 द 4, 2 4 द 8। तो अब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। सिमिलर एक और कर लेते, 2n की 2, 3 3 3 द 9 एंड 9 2 द 18। नेक्स्ट बेटे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल विच कैन बी अकोमोडेटेड इन दोस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल इन साइंटिफिक हैज बीन डिवाइज्ड ऑन NO2 फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने किस तरह से करना है। शेल कितने होते हैं आपको मैंने बताया था, KMN। ठीक है, 4 शेल होते हैं, 4 ही सब शेल होते हैं। किस शेल में कितने सब शेल होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आती है कि सीजियम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 19 टाइमर बिगर होता है, ठीक है, हीलियम से। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एज एन MCQs याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम के, और एटम जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6। ठीक है, हर एक एटम में प्रोटॉन की तादाद फिक्स्ड होती है, यानी कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में हमेशा 7 प्रोटॉन होंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है हाइड्रोजन में हमेशा 1 प्रोटॉन होंगे। तो हर एक एटम में प्रोटॉन की तादाद फिक्स होती है। इट मीन्स कि हर एक एटम में एटॉमिक नंबर भी फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम आर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में प्रोटॉन की तादाद 8 है तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। तो आप कह सकते हैं जी इज इक्वल टू 8, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8 ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों के पास किसका होगा? ऑक्सीजन का। उसके बाद हमारे पास आता है मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है? हमारे पास किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि मैंने अभी कहा ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं और आपके पास ऑक्सीजन में 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो मैस नंबर क्या हो गया? 16।
ठीक है। तो हमारे पास किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम जो है वो मैस नंबर कहलाता है, और मैस नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लॉन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि मैस नंबर की डेफिनेशन लिखें या न्यूक्लॉन नंबर की डेफिनेशन लिखें तो दोनों सिमिलर है। ठीक है, जिस तरह से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है सिमिलरली मैस नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। जैसे कि बेटा मैं कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 16 है। इट मीन्स कि 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। समझ आ गई मैस नंबर की और एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को बोलते हैं, मैस नंबर किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम कहलाता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ऑक्सीजन की बेटा एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, ऑक्सीजन की आप लोगों ने देख ली है। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है हाउ कैन यू कैलकुलेट। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन डिफरेंशिएट क्या करना है, आपने डेफिनेशन एग्जांपल लिखनी है। हाउ कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बेटा। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, n इज इक्वल टू a माइनस जी। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे कि कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन A जो है वो 16 है और Z जो है वो 8 है, तो न्यूट्रॉन निकालना है। तो आप क्या करेंगे 16 से माइनस कर देंगे 8 को तो 8 आएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8। ठीक है, तो आप लोगों ने इस फॉर्मूला से देखें अब ए जी रिप्रेजेंट करा प्रोटॉन नंबर को। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई कहता है कि प्रोटॉन नंबर आइडेंटिफाई करो तो आपके पास जो भी जी की वैल्यू होगी आप उसे कह देंगे कि ये प्रोटॉन नंबर है। अब आपने ये भी पढ़ा कि जितने प्रोटॉन नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। अब रह गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेटा आपको इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा, जो डिजिट आपके पास आएगा वो न्यूट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरियम। बेरियम का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये आपको मैस नंबर दिया गया, ये आपको एटॉमिक नंबर दिया गया, यानी ये आपको दिया गया है ए और ये आपको दिया गया है जी। अब आप क्या करेंगे ए में से माइनस जी करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन निकल आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन आपने निकाले, प्रोटॉन क्या है, अब आपके पास जो भी जी की वैल्यू है वो प्रोटॉन होगा। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन हमारे पास कितने होंगे 56। अब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लें न्यूट्रॉन की तादाद भी, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी। अब बेटा इससे आगे ना 2-3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना, और आप लोग जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।